हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर। बस आज हम इस जेनेटिक्स को डीएन कर देते हैं। जेनेटिक्स में सब कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है, तो हम मेन क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और थ्योरी तो हमने आपको क्या रखी है, तो मेन हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं वाला, तो ये है इफ द डीएनए कोडोन आर ये डीएनए कोडोन दिए गए हैं एटीजी 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 एंड ए साइटोसिन बेस इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट। तो आपको एक डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है कि हमने इस डीएनए के सीक्वेंस में क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। एक साइटोसिन बेस का स्टार्टिंग में जो है हमने एडिशन कर दिया है। अब वो आपसे जानना चाह रहा है कि जो नया सीक्वेंस है वो क्या होने वाला है। तो ये तो आप जानते हैं, आपको बताया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का हम ये टॉपिक यहां पे उठा रहे हैं। तो हमारे पास में एक्चुअल क्या पोजीशन थी, हमारे पास में एक्चुअल था ये था ATG और ये है ATG। अब हमने क्या काम किया, इसके स्टार्टिंग में C साइटोसिन को ऐड कर दिया। यहां ये हमने इसके स्टार्टिंग में क्या करा, इस C को यहां पर ऐड कर दिया। अच्छा, आप ये तो जानते हैं ना कि जो 3 N2 बेस होते हैं मैसेंजर आरएनए पे, जो 3 N2 बेस होते हैं वो एक्चुअली मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। और ये कोडोन एक्चुअली कहां से आए होंगे, ये कोडोन जो है वो डीएनए से ही आए होंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। यहां हमने जो है जहां से कोई N2 बेस ऐड होता है या निकलता है वहीं से ही जो है हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें यहाँ 3-3 के पेयर बना लेने हैं। तो हमारा जो है 3-3 के पेयर आ गए। तो ये हमने यहाँ 3 का पेयर बना लिया, 3 का पेयर ये बना लिया और 3 का पेयर ये बना लिया और ये G अकेला बच गया। तो हमारी रीडिंग क्या आ गई, ये CAT GAT GAT G। तो है कहीं यहाँ पर ऐसा कोई सीक्वेंस आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, तो सीक्वेंस क्या था, ATG ATG। ठीक है, तो है कहीं ऐसा कोई सीक्वेंस हमारे पास में C ये कैट और ये। तो यहां पर जो है हमने क्या करना है, ये कैट आ गया है। तो कहा में ये सीक्वेंस हमें ये तो ये हमें ये करना है, ये हमें ये करना है और हमें ये करना है। और G को जो है हमने जो है यहाँ पे रख लेना है। तो ये हमारा आंसर ये आ गया, ये हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन को हटा आप, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन आ गया था CAT। तो इस तरह में 3-3 के पेयर बना लेने। ठीक है, अगर कोई N2 बेस वो डिलीट करता है, यहां से निकालने के लिए कहता है, तो कोई बात नहीं, हम फिर से उसको रीअरेंज कर देंगे, 3-3 के पेयर बना लेंगे। तो हमारे पास में इसकी नई रीडिंग ये आ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं हम इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऐसे याद करना। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं। आपको एक सीक्वेंस दिया है 3' AAATGC GCG ATA। ये सीक्वेंस है, इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन ए जीन। ये जीन का एक सीक्वेंस है। अब इसने क्या किया, ये जीन का सीक्वेंस गया ट्रांसक्रिप्शन में गया, तो उसने बना लिया मैसेंजर आरएनए। अब वो ये कह रहा है कि एक्चुअली मैसेंजर आरएनए के ऊपर होते हैं कोडोन। आप जानते हैं जीन होता है डीएनए, ठीक है, और एक जीन जो है एक खास मैसेंजर आरएनए को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके ऊपर क्या होते हैं, कोडोन की फॉर्म में जो है अमाइनो एसिड बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। ये मैसेंजर आरएनए कहाँ जाता है, राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम को ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मेरे पास जो कोडोन है आपको इसके अकॉर्डिंग जो है अमाइनो एसिड को जोड़ कर जो है क्या बनाना है, जोड़ कर जो है प्रोटीन तैयार करना है। इसी रिलेशन को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो यहां हम थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी उठा रहे हैं। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मतलब जो कोडोन है, वो किसको डिसाइड करते हैं, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो उसको जो है डिटरमिन करते हैं। इसी बात को हम कहते हैं जेनेटिक कोड कहते हैं। अब राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम
अमाइनो एसिड को मंगाने के लिए ट्रांसफर आरएनए की हेल्प लेता है। मतलब जो ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए आप जानते होंगे, ट्रांसफर आरएनए, इसके बहुत सारे नाम है। ट्रांसफर आरएनए का एक नाम होता है सोल्युबल आरएनए भी कहते हैं, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसको चार्ज मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपको अलग से याद करना है, जो मेन बात है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैसेंजर आरएनए के कोडोन को समझने के लिए, मैसेंजर आरएनए के कोडोन को समझने के लिए ट्रांसफर आरएनए के पास में क्या होते हैं, एंटी कोडोन होते हैं। तो वो यही पूछना चाहा कि भाई जो मैसेंजर आरएनए बना, कि भाई जो मैसेंजर आरएनए बन गया, अब वो उसके लिए ट्रांसफर आरएनए जो है उसके लिए कौन से एंटी कोडोन उसके पास होंगे। तो जरा देखते हैं क्या करना है हमें। तो ये हमारे पास में बेटा जीन है, और जो जीन होता है एक्चुअली वही डीएनए होता है। डीएनए के छोटे पार्ट को जीन कहते हैं। तो यहां पर हम यहां लिख लेंगे इसका 5 प्राइम है, तो यहां भी हम इसका क्या लिखने वाले हैं, यहां हम इसका जो है 5 प्राइम हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हम इसका बना रहे हैं मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। आपको पता है मैसेंजर आरएनए में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मैसेंजर आरएनए या किसी भी आरएनए के पास में थायमिन नहीं होती है। तो जहां थायमिन आता वहां पर यूरेसिल हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस तैयार करेंगे मैसेंजर आरएनए का। तो ये 5 है, ये 3 है, तो यहां आ जाएगा 5, ए के सामने टी, तो टी तो नहीं होगा, तो यहां आएगा यू आ जाएगा। टी के सामने ए तो होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने जी होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने यहाँ जी होगा, जी के सामने सी होगा, ए के सामने टी, लेकिन टी तो होता नहीं, तो यू आएगा, और यहाँ पर ए आएगा, और यहाँ पर जो है फिर से जो है वो यू आएगा, और ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा। तो ये अभी सिर्फ क्या बना, अभी सिर्फ ये बना मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अभी सिर्फ क्या बना है ये, अभी ये सिर्फ मैसेंजर आरएनए बना है। अब इस मैसेंजर आरएनए को समझने के लिए ट्रांसफर आरएनए के पास में जो एंटी कोडोन होंगे हमें उसका सीक्वेंस तैयार करना। अब मतलब ये भी आरएनए है और ये भी आरएनए है। ठीक है, तो अब हमें यहां भी थायमिन नहीं लानी है। तो आपको पता है 5 के सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यू के सामने क्या आएगा, यू के सामने आएगा ए, तो ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये ए हुआ। तो यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर यू आ जाएगा, यहां पर क्या है, जी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, यू के सामने जो है ए तो आ सकता है, कोई बात नहीं, ए के सामने यू आ जाएगा, और यू के सामने ए आ जाएगा, और ये सीक्वेंस तैयार है। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करना है। तो मतलब हमने पहले मैसेंजर आरएनए का जो है सीक्वेंस लिया, उसके बाद में हमने इसका जो है एंटी कोडोन का सीक्वेंस ले लिया, तो हमारा आंसर यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, इजी है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन तो आप कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, थ्योरी भी आते हैं, इजी आते हैं, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला है यहाँ पर ये आसान है। If the sequence of nucleotide in one strand of DNA is ये है, find the nucleotide sequence on other strand। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस दूसरा इसका जो है सीक्वेंस तैयार कर देना है। एक्चुअली हमें आपको जो है सब कुछ बताना है, थोड़ा सा मेथड भी आपको बतानी है। आपको जानते हैं ना कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, बताइए। वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं वो, कॉम्प्लीमेंट्री, आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब ए के सामने टी आएगा और सी के सामने जी आएगा, इसका मतलब यहां पर ये है। और एक बात और याद करेंगे आप, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं उनके बीच हमेशा एक ही डिस्टेंस होती है, और एक में जो न्यूक्लियोटाइड हैं आप जानते हैं वो 5 से 3 की तरफ रन करते हैं, तो दूसरे में क्या होगा, उसके न्यूक्लियोटाइड की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। इसलिए एक को कहते हैं 5 to 3 कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, 3 to 5 कहते हैं। तो आपने यहाँ एक्चुअली वाला क्वेश्चन याद करना है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड कैसे हैं, एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं इसको, एंटी पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। और ये इक्विडिस्टेंस क्यों मेंशन है, क्योंकि प्यूरिन के सामने हमेशा क्या आएगी, प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिड आती है, इसलिए 2
स्टैंड के बीच की डिस्टेंस हमेशा एक रहती है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, एक स्टैंड उसने दे दिया है हमें, ये एक स्टैंड है, हमें इसका दूसरा स्टैंड तैयार करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, ए के सामने टी आएगा। तो आप जानते हैं क्योंकि डीएनए का ये तो टी तो आ सकता है, तो ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के अपोजिट जो है सी आएगा, सी के अपोजिट क्या है, जी आएगा, ए के अपोजिट क्या है, टी आएगा, टी के अपोजिट क्या है, ए आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा, ए के अपोजिट टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, 3 के अपोजिट ये। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया है। क्वेश्चन सिंपल है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं। जो नहीं है कि जेनेटिक्स में सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, सब कोई जो है कोई ऐसा नहीं है कि टफ ही आने हैं। बहुत कभी कभी तो जेनेटिक्स से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो टफ के चक्कर में आप सिंपल क्वेश्चन को रॉन्ग कर दें। तो हर तरह की प्रैक्टिस हमें लेके चलनी है, कोई भी लूज पॉइंट हमें नहीं रखना है। तो ये है क्वेश्चन। स्टूडेंट इसी का दूसरा पार्ट आपके एनसीईआरटी का है, ये एक क्वेश्चन और है आपका। देखिए यहाँ क्वेश्चन को वो आपको जो है कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी। देखो अब उसने क्या क्या कहा, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 5 to 3' डायरेक्शन। अब उसने कंडीशन दे दी कि भाई आपने जो सीक्वेंस निकालना है आप उसको 5 से 3' डायरेक्शन में ही बनाना है, या यहां भी दे सकता है कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्टैंड ऐसा है। अब आप जो है इसका दूसरा स्टैंड बनाएंगे, लेकिन 5 to 3' डायरेक्शन में बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम आ जाएगा बेटा। तो मतलब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो यहां तक तो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो ये समझो यहां भी आ गया, ठीक है, ये समझो यहां भी आ गया। लेकिन बेटा ये जो आंसर है ये तो क्या है, ये तो 3 to 5' आया है, ये तो 3 to 5' आया है ना, क्योंकि वहां उसने पूछा था कि भाई दूसरा स्टैंड बता दो। लेकिन यहां उसने क्या करा है, यहां उसने कंडीशन दे दी कि बताना तो है, दूसरा स्टैंड बताना तो है, लेकिन जो है 5 to 3' डायरेक्शन में बताना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब सिंपल इसको उल्टा लिख देंगे बेटा। यहां से ये यहां से स्टार्ट कर देंगे। ये आ गया 5, ये 5 आ गया। अब यहां से करेंगे, क्या आया ये ऐसे लिख लेंगे, CATGAT, और ये GCGCT3'। तो बेटा ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब हमने इसको हमने यहां से लिख लिया, इसको यहां से हमने इसको उल्टा कर लिया, CATGATG, ऐसे हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, अभी हम थोड़ा यहां रब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द कोडिंग स्टैंड ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज, ये है द सीक्वेंस ऑफ बेस इन ट्रांसक्रिप्ट विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। एक आपको सीक्वेंस दिया है, एक डबल स्टैंड डीएनए है, उसका आपको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया गया है, और इस स्ट्रैंड को वो क्या कह रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड कह रहा है। क्या कह रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड कह रहा है। अब ये कह रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए बना रहा है, तो वो ये कह रहा है कि बताओ जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट इस बहाने से हम आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में एक ही इन्वॉल्व होता है, और उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। हाँ, क्या कहते हैं उसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपको तो यहाँ कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, आपको तो यहाँ क्या है, ये क्या है, ये आपको तो कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, और ये कह रहा है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो बताओ सीक्वेंस क्या होगा। तो कोडिंग वाला तो ट्रांसक्रिप्शन करता है नहीं, तो आप इसको जो है एकदम से यहां से जो है आप मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस ना बनाएं,
एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोडिंग स्ट्रैंड से पहले हमें इसका दूसरा स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो पहले हमें दूसरे स्टैंड का जो है उसका जो है दूसरे स्टैंड को लाना पड़ेगा, फिर उससे जो है मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का हमने ये करना है, देखते हैं कैसे। तो ये उसने कहा कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड, लेकिन कोडिंग स्टैंड तो ये तो ट्रांसक्रिप्शन करता है नहीं। तो हम पहले क्या काम करते हैं, इसका टेम्पलेट लाते हैं, टेम्पलेट। तो 5 के सामने 3 आ जाएगा, जी के सामने C, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर G, यहाँ पर G, यहाँ पर C, यहाँ पर T, यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर G। तो ये रहा हमारा टेम्पलेट स्टैंड। तो ये रहा हमारा टेम्पलेट स्टैंड। अब इससे हम बनाएंगे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो ये T के सामने 5 हो जाएगा, C के सामने G आता है, A के सामने T, लेकिन T तो होता नहीं ना। तो T के सामने A के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर U, यहाँ भी U, यहाँ पर C, यहाँ पर G, A तो होता है, यहाँ पर G, यहाँ पर U फिर से, और यहाँ पर C। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है बेटा, तो ये है। आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर इसमें कोडिंग स्टैंड दे रखा है तो आपने इसको जू का तो लगा देना, बस यहाँ टी की जगह यू कर देना है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर कोडिंग दिया है तो फिर आप इसको जू का तो लिखे, जैसे जी, बस यहाँ यू लेके आना है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं थोड़ा बना के देख लेंगे तो फिर रॉन्ग होने के चांस थोड़ा कम होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो आप जानते होंगे ना कि दोनों स्टैंड पर मैसेंजर आरएनए क्यों नहीं बनता, क्योंकि अगर दोनों स्टैंड पर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, क्योंकि वो उसका सीक्वेंस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो जुड़कर जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेगा, और डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए दुनिया में होता ही नहीं। ठीक है, वो होता ही नहीं। ठीक है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही अगर चलो मान लीजिए वो डबल स्टैंड ना हुआ, वो 2 बन गए और दोनों अलग अलग रहे, तो जानते क्या होगा, फिर वो दोनों राइबोसोम के पास पहुंच जाएंगे। एक कहेगा मेरे अकॉर्डिंग प्रोटीन बना दो, दूसरा कहेगा मेरे अकॉर्डिंग प्रोटीन बना दो, तो फिर क्या होगा, राइबोसोम कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिससे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जो मशीनरी है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए आपने याद करना, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ से आपने याद करना है कि एक ही स्टैंड पर आरएनए बनता है और उसी को हम कहते हैं टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑफ रोम, क्या ये है, क्या ये है, ये है या ये है? ठीक है, डी ऑप्शन अभी लिखा नहीं हमने, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है लैक ऑफ रोम में स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस बता दीजिए। स्ट्रक्चरल जीन वो होता है जो प्रोटीन तैयार करता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे लैक ऑफ वन में लैक्टोज इंड्यूसर होता है। तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, हमने आपको बता रखा है कैसे लर्न करते हैं। ये ऑप्रोन है यहाँ पर, तो आपने याद करना 1 2 3। तो यहाँ पर होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पर होते हैं, इसे हम कहते हैं ZYA। यहाँ पर एक O होता है, O फॉर ऑपरेटर, यहाँ पर एक क्या होता है, प्रमोटर होता है, और यहाँ पर एक I जीन होता है। तो ये आपने याद करने, ये सीक्वेंस एग्जाम में कई बार एग्जाम में आता है, लेबलिंग करने के लिए भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो ZYA से लगा लिया आप, है कोई ZYA वाला ऑप्शन? ZYA यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लैक Z, लैक Y और लैक A। तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम छोटी छोटी बातें आपको ऑप्रोन के बारे में बताते हैं। वो आपसे काम पूछेगा, ये पूछेगा बताइए प्रोमोटर क्या करता है, तो आपको पता है प्रोमोटर के पास क्या लगा होता है, बताइए प्रोमोटर के पास क्या लगा होता है? इसके पास लगा होता है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज लगा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पर एक आ जाता है रिप्रेशर आ जाता है। ठीक है, रिप्रेशर क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये ZYA क्या इनएक्टिव पड़ रहते हैं।
फिर हमने बताया था कि लैक्टोप्रोन में एक्चुअली लैक्टोज क्या काम करता है, ये इंड्यूसर होता है। इंड्यूसर क्या काम करता है, इंड्यूसर जो है इस रिप्रेशर को अपने साथ जो है बाइंड करके रख लेता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता यहाँ से हट जाए, खुल जाता है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुंच जाता है और फिर ये जो है वो अपना पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उसके बाद प्रोटीन बन जाएगा और उसके बाद जो है वो फंक्शन करने लग जाएगा। जैसे ही यहाँ सारी की सारी लैक्टोज कंज्यूम हो जाएगी तो फिर ये रिप्रेशर फिर से जो है फ्री हो जाएगा और ये फिर से जो है यहाँ पर ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा और ये फिर से जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑपरेंट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से करना। इसी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, दो ऑपरेंट आपके पास में। ऑपरेंट तो किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेंट जो है दो टाइप के हैं, एक है लैक इंड्यूसर का एग्जाम्पल है, एक है ट्रिप्टोफैन, वो जो है रिप्रेसिबल का एग्जाम्पल है। ये आप ढंग से करना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, इफ द सीक्वेंस बेस सीक्वेंस इन मैसेंजर आरएनए, आपको ये दे दिया गया है, मैसेंजर आरएनए पता है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए पेयरिंग मस्ट बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास जो है ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और ये अमाइनो एसिड जो है अकॉर्डिंग टू कोडोन लेके आएगा। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कोडोन को समझने के लिए इसके पास में एंटी कोडोन होंगे, तो बस यहाँ पे लगा दिए। इसका आंसर क्या आया 3, और ये ए के सामने यू आ जाएगा, यू के सामने ए आ जाएगा और जी के सामने सी आ जाएगा, और तो ये वहां पर इसका क्या हो जाएगा, वहां पर ये इसका जो है वो एंटीकोडोन कह लीजिए या ट्रांसफर आने का सीक्वेंस ये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में है। एक छोटे को क्वेश्चन करते हैं, VNTR इज यूज, बताइए VNTR कहाँ यूज होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इजी क्वेश्चन है, आपने याद करना। VNTR जो है कहाँ यूज होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। और VNTR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आ जाते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। तो ये आप ध्यान से याद करना। DNA फिंगरप्रिंटिंग वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ सिंपल ही आते हैं। आपसे बस पूछेगा बताओ DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, VNTR। DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम किसको मैच करते हैं, VNTR को मैच करते हैं। VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। हर एक जो पर्सन है, ह्यूमन है, उसके DNA में एक खास सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। ये जो रिपीट सीक्वेंस हो रहा है, इसी को हम कहते हैं VNTR। तो ये आप ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है। VNTR जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। अभी हम इसको थोड़ा रब करते हैं, फिर ये थोड़ा सा रब करके फिर देखते हैं। आप इतने तो स्टूडेंट, बस अब ये जेनेटिक्स जो है लास्ट है इसका टॉपिक। जेनेटिक्स जो है अब आपकी एंड हो गई है, इतना सफिशिएंट है। थोड़ा आप थ्योरी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये आपको ये DNA दिया है, ऐसे DNA दिया, उसने कहा कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ DNA, फाइंड द मैसेंजर RNA सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्ट बाय दिस DNA। मतलब आपको एक DNA दे दिया गया है, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, DNA क्या, बस उन्होंने क्या दिया है कि ये इसका कोडिंग स्टैंड है, खुद ही लिख दिया उन्होंने, ये इसका कोडिंग स्टैंड है, ये इसका टेम्पलेट स्टैंड है। वो आपको ऐसे देगा कि भाई ये कोडिंग स्टैंड है, एक जो है टेम्पलेट स्टैंड है। अब ये DNA मैसेंजर आरएनए बना रहा है, बताओ उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो हमने आपको पहले बताया था कि कोडिंग को तो लेना नहीं है, हमने कोडिंग को तो छेड़ना भी नहीं है, हमने सिर्फ टेम्पलेट से ही जो है मैसेंजर आरएनए बना देना है, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यानी कि हमने जो नया सीक्वेंस बनाना है वो यहां से नहीं बनाना है, हमने नया सीक्वेंस यहां से बनाना है। तो ये T है तो इसके सामने आ जाएगा A, आ गया, ये A है तो यहाँ क्योंकि मैं RNA है तो U आ जाएगा, ये C है तो यहाँ G, यहाँ भी G, यहाँ C, यहाँ जो है A, और यहाँ पर जो है U, यहाँ पर C, यहाँ पर जो है A, यहाँ पर U और यहाँ पर G। तो ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन हमारा बन गया। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है अगर नहीं करेंगे तो वहां इजी भी टफ लगता है। तो हमें यहाँ टेम्पलेट से ही मैसेंजर आरएनए बना देना है। तो स्टूडेंट बस हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। कभी कभी ना एग्जाम में साइंटिस्ट के नाम बड़े पूछते हैं, वो साइंटिस्ट के नाम पूछेगा
कि बताओ किसने क्या किया। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद करके ना, खासतौर से जेनेटिक्स में जितने भी साइंटिस्ट आए एक बार आप उनको जरूर याद करके ना। आपसे पूछा जाएगा बताइए डीएनए को किसने डिस्कवर किया, बताइए तो किसने, बताइए किसने डिस्कवर किया डीएनए को। डीएनए को जो डिस्कवर किया वो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिसर, ये इन्होंने डिस्कवर किया। फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए को डिस्कवर किया फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। उन्होंने इसका नाम रखा न्यूक्लिन, बाद में आल्टमान ने इसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। ये तो सब जानते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय, ये तो सब जानते हैं। ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन कब दिया था 1953 में दिया। यहां इसका सर याद करना है, ठीक है। जेनेटिक कोड तो आप जानते हैं। जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया, जेनेटिक कोड को जो डिस्कवर किया वो थे निरनबर्ग। कौन थे, निरनबर्ग एंड मिथी। एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, निरनबर्ग एंड मिथी। जबकि जेनेटिक कोड का नाम, जेनेटिक नाम किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, ये दिया था जॉर्ज गैमो। ये किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने नाम रखा। लेकिन नाम देना एक अलग बात होता है, डिस्कवर करना एक अलग बात होता है। तो नाम दिया जॉर्ज गैमो ने, लेकिन इसको डिस्कवर किया निरनबर्ग एंड मिथी ने डिस्कवर किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओपन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये है जैकोब एंड मोनोड, दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। डीजेनेसिस ऑफ कोडोन, डीजेनेसिस ऑफ कोडोन को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट थे बर्नफील्ड। बर्नफील्ड ने इसको जो है डिस्कवर किया। डीजेनेसिस ऑफ कोडोन जानते क्या होता है, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को जुड़ना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक से ज्यादा कोडोन से भी आ सकती है। लेकिन वो अलग बात है, वो कोडोन सिर्फ उसी अमीनो एसिड की को जोड़ने की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डीजेनेसिस ऑफ कोडोन, ये बर्नफील्ड ने दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने दिया, बताइए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने, ग्रिफिथ। किसने दिया ट्रांसफॉर्म एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने दिया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, माइस पे किए थे। किसकी हेल्प से किए थे, बैक्टीरिया की हेल्प से किए थे। बैक्टीरिया क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। और इन्होंने इसकी दो वैरायटी ली थी ना, एक कौन सी वैरायटी थी, आर का मतलब रफ, जो नॉन पैथोजेनिक थी, और दूसरी कौन थी, एस स्मूथ, जो कि पैथोजेनिक थी। और अच्छा क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट बताइए किसने किया है। तो आप जानते हैं किसने किया, हर्शे एंड चेस, दो साइंटिस्ट थे। हर्शे एंड चेस ने जो है बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर किया बताइए, एक वायरस के ऊपर किया जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज। और उन्होंने क्या लिया, इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, इसके लिए इन्होंने क्या लिया, ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो लिया था रेडियो एक्टिव सल्फर ली थी, रेडियो एक्टिव सल्फर ली थी S35, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया था P32। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। एक क्वेश्चन है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को किसने सबसे पहले प्रूव किया। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को सबसे पहले साइंटिस्ट थे मैसेल्सन। ये कई बार एग्जाम में आता है, मैसेल्सन एंड स्टॉल। तो ये जो है इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, स्टॉल, ठीक है, स्टॉल, ठीक है। और इन्होंने इसके लिए क्या लिया था जानते हैं, किसके ऊपर किया था इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर किया था, और उसको रेडियो एक्टिव बनाया था। M15 देकर जो है उसको यहां पर उसको एक्टिव बनाया था। एक दूसरे साइंटिस्ट ने भी किया था, उसका नाम था टेलर। टेलर ने यही एक्सपेरिमेंट जो है वो विसिया फैबा नाम के प्लांट के अंदर किया था। विसिया फैबा जो है उसका दूसरा नाम होता है ब्रॉड बीन कहते हैं उसको। तो ठीक है स्टूडेंट, जेनेटिक्स आपकी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, आप इसे करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, आप अभी से पढ़ना उसको स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट टॉपिक जो जूलॉजी में हम लेंगे वो हम लेंगे बायोटेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से बायोटेक के।
तो आप बायोटेक क्वेश्चन करना, इसको भी करना, बायोटेक आप करना स्टार्ट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बायोटेक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।